आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपका जो सामाजिक विज्ञान है उससे मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ गया हूँ। सभी विषय का जो भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारा। और ये ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी यही आएगा, इन्हीं में से बहुत सारा आएगा। तो आपके लिए हो जाता है ये काम कि आप एकदम ध्यान से वीडियो को देखें ताकि दोबारा आपको रिवाइज करने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि एग्जाम अब आने वाला है। तो अभी एकदम जरूरी समय है इन प्रश्नों को देखने के लिए। चलिए जल्दी से आते हैं पहले प्रश्न पे। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल, इसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें समाजवादी विचारों को बताया गया था। रूस की क्रांति वाला जो आपका चैप्टर है इतिहास से, उसी से लिया गया है। अभी तक आप उत्तर सोच लिए होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। मैं आपको उत्तर सोचने का थोड़ा वक्त दे दूंगा, तब तक मैं उस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य जो गरीब राज्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, तो हो जाएगा अपना बिहार, ठीक है। बड़ा दुखद बात है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए अगला, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? नियामक संस्था यानी नियम कानून बनाने वाली संस्था। तो शेयर बाजार से जुड़ा जितना भी नियम कानून होता है सब बनाता है कौन? सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। शेयर बाजार जिसमें हम लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी आप प्रचार देखते होंगे, ऐड आता होगा आपके यूट्यूब पे ही, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सब क्या है? सब शेयर मार्केट वाला एप्लीकेशन है। तो उसमें शेयर खरीदते बेचते हैं, तो उन सब चीज पे ध्यान कौन रखता है? सेबी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त मतलब यानी पैसा से रिलेटेड जो कर्ज वगैरह है, तो इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्था कौन सी है? तो व्यवसायिक बैंक, बाकी महाजन, रिश्तेदार और व्यापारी, ये भी तो वित्त का ही साधन है, लेकिन ये संस्थागत नहीं है, गैर संस्थागत है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो अपना हो जाएगा मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी है ये, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई है। अगला देखिए, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य यानी गरीब पिछड़े राज्यों को बीमारू राज्य कहा गया है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको तीन ही ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए चौथा भी दिखा देते हैं। ओडिशा भी आ गया ऑप्शन में, ठीक है। तो इनमें से कौन बीमारू राज्य? इसमें कर्नाटक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कर्नाटक सोच रहे हैं बीमारू राज्य कैसे हो जाएगा। बैंगलोर इसी का राजधानी है, जिसको कि सिलिकॉन वैली बोला जाता है। कर्नाटक का बहुत समृद्ध राज्य है, तो ये नहीं होगा कर्नाटक। बाकी बीमारू राज्य याद कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ऑप्शन छाट के आप इजिली बता सकते हैं। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो इनके चार होते हैं, ठीक है। जैसे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक नहीं, सांस्कृतिक, आर्थिक और दो होता है इस तरह का और भी, ठीक है। तो चार अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित हुआ? ये आपको बताने थे, इसको मैं याद करवा दूंगा, देखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986। अब इसको कैसे याद करेंगे वो देखिए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आपके दिमाग में क्या आता है कि उपभोक्ता को अगर ठगा जाएगा, खराब माल दिया जाएगा, तो वो शिकायत करेगा, इसमें यही सब है इसके बारे में। तो तो उपभोक्ता कब शिकायत करेगा? जब वो बोलेगा छी कैसा माल दिया है, छी कैसा माल दिया है, यही बोलेगा। तो ऑप्शन पढ़िए 1986। तो छी है ना इसमें, तो आपको दिमाग में रखना है कि आप दुकान गए और सामान खराब दिया, आप दोबारा गए कि छी कैसे सामान दिए हो, और फिर दुकानदार उसको नहीं बदला, आप चले गए कहाँ? उपभोक्ता फोरम में। तो इसी से आप याद रखिए, छी से याद रखिए 1986, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। ये एक बेहतरीन ट्रिक होता है, आपको कोई कविता याद नहीं करना पड़ेगा। और मेरे चैनल पे यही खासियत है कि जब भी मैं ट्रिक बताता हूँ इसी तरह का ट्रिक रहता है, जो शब्द से ही मैं खेल जाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाई को एकदम जारी रखिए, और जो आपसे छोटा है उसको भी चैनल को के बारे में बताइए, जो अगले साल 10th क्लास में जाएगा, 9th में, 8th में, किसी भी क्लास में है, तो उसको ये चैनल जरूर भेजिए। और इस चैनल पे जाइए और आपके काम का जितना वीडियो है, क्योंकि अब एग्जाम तो आपका आने ही वाला है, तो उसको देख डालिए, परीक्षा में आप हमें को याद करिएगा, ठीक है। इतना आपका फायदा होगा उन वीडियो से, ठीक है। स्वर्ण स्वर्ण मतलब स्वर्ण आभूषण को जोड़ के लिखा गया है, ठीक है। तो स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? मतलब कुल मिला के कि सोना शुद्ध है, इसके लिए कौन सा मार्क है? तो हॉल मार्क, बहुत ही आसान, ठीक है। आप सोने की दुकान में जाते होंगे तो वहां लिखा रहता है हॉल मार्क, ठीक है। तो ये सोने की शुद्धता को बताते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहने का मतलब जो बंगाल में प्रॉब्लम खड़ा करता है। जैसे बिहार का शोक कौन है? कोसी। और बंगाल का शोक कौन है? दामोदर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है?
तो शेर के लिए, बाघ के लिए आगे का ऑप्शन चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं, इतने ही में से बताइए। आंसर इन्हीं दो में से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाघ के लिए। हालांकि ऑप्शन लिखा हुआ है लेकिन वो नीचे है। ठीक है, चलिए आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी साझा करना हो हमसे तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए कुछ भी तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल हुए? कुल मिला के औद्योगिक क्रांति के बाद शुरुआत किन उद्योगों से हुआ? तो ऑप्शन पढ़िएगा ना, देखिए हर चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपके पास अकल रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा। तो जैसे इस ऑप्शन को पढ़िएगा सबको, तो आपको पता होगा शुरुआत बेसिक चीज से ही होता है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करना है, आसान चीज, तो जैसे मैग्नीज, विमानन, ये सब क्या हाई लेवल का चीज है, मोटर वाहन ये भी हाई लेवल का चीज हो गया। तो पहला ऑप्शन ही सही है, कोयला, कपास, क्योंकि कोयला तो डायरेक्ट नॉर्मल चीज है, जमीन से ही निकलता है, कपास इसका फसल होता है, और लोहा भी निकलता है जमीन से, उसको बस गला के प्रोसेस करना होता है, तो आसान चीज होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो ये सब इतना अच्छा से पढ़ा दिया है ना कि जिसका कोई हद नहीं है। और क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट होता है, छोटा छोटा वीडियो है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया गया। चैनल पे नहीं गए हैं तो मतलब आप खजाना को हाथ मतलब पास आके, गुफा के गेट तक आके आप अंदर घुसे नहीं गुफा के अंदर, ये देखने के लिए कि छोटा भीम देखते थे कि नहीं बचपन में, या फिर इस तरह का कार्टून, तो बस वही है कि आप बाहर रह रहे हैं अभी, अंदर जाइए और देखिए चैनल के अंदर कितना आपके काम लायक वीडियो है, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया गया। आप 3 घंटा में इतना सारा वीडियो देख लीजिएगा, मेरा 1 घंटा में ही, जिसका कोई हद नहीं, और सॉलिड टू द पॉइंट आपको बताया गया है। देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो बिल्कुल आसान है, सेडान का युद्ध। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन आप पढ़िएगा तो एकदम आसानी से हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, डी उत्तर, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड का झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो झारखंड में तो कोयला ही पाया जाता है, तो कोयला को मारिए। ठीक है, तो ऑप्शन और देखते तो उस हिसाब से कोयला। ठीक है, झरिया क्षेत्र में। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो कोयला को ढूंढिए, मार दीजिए, झारखंड का जिक्र रहे तो। ठीक है, अगला, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो इसको भी ऑप्शन से देखिए, तो क्योंकि ब्रिटेन का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, तो वही पहले पड़ेगा, तो ब्रिटेन। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में पिक्चर आ जाता होगा, ख्याल कि ब्रिटेन होगा और सही हो जाता है। निगेटिव मार्किंग तो रहता भी नहीं, परीक्षा में आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है, सबको मारना है, और ऐसे ही दिमाग से थोड़ा सा छाट के। ठीक है, गलत आपका नहीं होगा। मेरे चैनल में पढ़िएगा तो इतना आपका आईक्यू हो जाएगा कि आप ऑप्शन छाट के भी बनाएगा तो भी सही बनेगा। देखिए, निम्नलिखित भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग से पहले क्या था, योजना आयोग, जो कि पंचवर्षीय योजना चलाता था, 5-5 साल का सरकार टारगेट रखता था कि इस 5 साल में हमको ये अचीव करना है, जैसे आप लोग करते हैं ना कि 1 महीना में ये सब चैप्टर खत्म करना है, 1 हफ्ते में ये सब करना है, वैसे ही। तो पहले था योजना आयोग, हर 5 साल के लिए योजना बनता था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस तरह से। लेकिन जब मोदी आ गए तो वो क्या किए, 2015 में, यहाँ ऑप्शन में कुछ भी सही नहीं है, 2015, एक दो दो बार 2016 लिखा गया है, 2015 अच्छे से लिख देते हैं। 2015 में ये क्या किया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था, मतलब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग। ठीक है, बात एक ही है, नीति, उसमें भी नीति बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन नाम बदल गया, स्वरूप भी बदल गया। अगला, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, एंगल्स, ये दोनों दोस्त थे, एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स अच्छे दोस्त थे, दोनों की विचारधारा बहुत मेल खाती थी, तो दोनों मिलके लिखे, दोनों के दोनों साम्यवादी विचारक थे। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए कि रंगभेद विरोधी नहीं थे। पहला देखिए मार्टिन लूथर किंग, तो ये तो रंगभेद विरोधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी भी थे, वो क्यों रंगभेद को प्रमोट करेंगे? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, रुकिए। विरोधी नहीं को हटाइए और थे। ठीक है, अब देखिए रंगभेद के विरोधी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर। गांधी भी थे लेकिन वो उतने उनको जाना, इस चीज के लिए उनको नहीं जाना जाता है, रंगभेद विरोध के लिए। ठीक है, तो मार्टिन लूथर होंगे, क्योंकि इनका यही खासियत है, पूरा जिंदगी संघर्ष किए इसी चीज के लिए कि रंगभेद जो अमेरिका में था उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। एक और मार्टिन लूथर है लेकिन वो अलग चीज है। ठीक है, इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, क्योंकि ये बाद के थे। और इससे एक और मार्टिन लूथर थे, उनका धर्म ईसाई धर्म से, उनका संबंध ईसाई धर्म से, तो वो अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, किंग लिखना जरूरी है,
या किंग जूनियर बोलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मार्टिन लूथर नाम से इतिहास में एक और शख्स है, ठीक है, इसलिए इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला प्रश्न देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो बहुत आसान है ये। तो एक हम लोग पढ़ते हैं 1991 में एलपीजी आया, तो इसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990, ठीक है, 1990 के दशक में। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया, तो पुर्तगाली ही लगाएगा, पहले आओ पहले लगाओ, ठीक है, तो पुर्तगाली। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली ही था जो पहले हमारे देश के अंदर आया, जो मतलब उस रास्ते से, उस पर्पस के लिए, ठीक है। सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़िए और मस्त मारिए टिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। इसका ट्रिक से याद कर लीजिए, वैसे तो आप चैप्टर पढ़े होंगे, चैप्टर नहीं पढ़े तो ट्रिक से याद कर लीजिए। बेल्जियम, बेल्जियम करके आइसक्रीम आता है, पता नहीं आप खाए हैं कि नहीं, लेकिन वो एक आता है मस्त आइसक्रीम, नाम मिलता जुलता है या यही है पता नहीं, लेकिन एक आइसक्रीम आता है बहुत बढ़िया। तो आपको वो याद रखना कि आपको उसे साझा करके खा रहे हैं, अपने एक दोस्त है आपके बगल में, आप उसको भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, साझा कर रहे हैं। साझा मतलब बांटना, ठीक है, तो साझेदारी करके खा रहे हैं, तो बेल्जियम आइसक्रीम। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी बेल्जियम है क्या है? देश है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? कुपरिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जो गलत परिणाम है। तो इसका सबसे घटिया बात यह है कि ये क्या करता है? अलगाववाद को जन्म देता है। अभी देखते होंगे खालिस्तानी सब अलगाववादी विचार वाला सब है, सोचता है अलग देश बना ले। तो इस तरह का वो भी क्या क्षेत्रवाद है कि हम पंजाब है, हम पंजाब में अलग देश रहेंगे। इस तरह से बिहारी बिहारी हम लोग बहुत ज्यादा करने लगेंगे, बहुत ज्यादा क्षेत्रवाद, देश से ज्यादा बिहार से प्यार करने लगेंगे। तो ऐसा नौबत आ जाएगी कि हम लोग बोलेंगे कि बिहार को अलग देश बना दो। तो क्षेत्रवाद जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अलगाववाद बन जाता है, यानी वो देश से ही अलग हो जाना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा मान्यता प्राप्त है? कुल मिला के यही प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर सोचिए मन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 22 भाषा। टोटल 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में डाला गया है, जिसमें से अपना हिंदी और तमिल सब जितना भाषा होता है भारत का सब है ही। बिहार से अपना एक मैथिली भाषा भी उसके अंदर है, भोजपुरी भाषा नहीं है, ठीक है। तो मैथिली है उसके अंदर, और भी बहुत सारा भाषा है, टोटल 22 भाषा है, ठीक है, और सारा भारतीय भाषा ही है, ठीक है। चलिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में कैसा है? त्रिस्तरीय है, एकदम रटा गया होगा, चैप्टर ही है। चलिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो इसका उत्तर जानने इससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लीजिए। इसका उत्तर है 1971 में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इससे आपको बहुत कुछ सोचने को और सीखने को मिलेगा। देखिए 1971 तक क्या था ना, बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश जो अभी एक देश है, ठीक है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1971 में। पहले दो पाकिस्तान होता था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ये बांग्लादेश जो अभी है वो पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, सॉरी, हाँ ईस्ट पाकिस्तान ही था, और वेस्ट पाकिस्तान क्या है? अभी वाला पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों साथ में था, लेकिन 1971 में इन लोगों के साथ, जो अभी बांग्लादेश है वहाँ के लोगों के साथ, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा वहाँ के जो सरकार था, देश था, बहुत ज़्यादा उन लोगों को मारा गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो फिर हमारे देश की मदद से, भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश को अलग देश बनाया गया, मतलब उस देश से काट के अलग देश कराया गया, और उस देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। और इसमें इंडिया बहुत मदद किया, और बहुत ज़्यादा जुल्म होता था इसके साथ, बांग्लादेश वालों के साथ। और अभी हालत देख लीजिए कि वही बांग्लादेश अभी हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार कर रहा है, और भारत के साथ संपर्क तोड़ रहा है, भारत के साथ रिश्तों को खराब कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके उसके साथ आगे बढ़ रहा है। तो सोचिए किस तरह का गद्दार हो सकता है कोई देश। तो यही है अभी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये सब अभी न्यूज़ में रहता है, आप लोग न्यूज़ देखिएगा तो समझिएगा, और ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, आप लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए इन चीज़ों में कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा हिंदुओं के साथ दिक्कत कर रहा है वो लोग, ठीक है। तो 1971 में बांग्लादेश नया देश बना था। तो कुल मिला के ये याद रखिए 1971। और ज़रूरी है, ये सब जानकारी आपके बुक में भी है, मतलब डिटेल में नहीं है, लेकिन ये फैक्ट सब रहता है कि कब देश बना, और सारा आपके लिए एकदम ज़रूरी है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े और इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या रहता है, गागर में सागर रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ छिपा रहता है, ठीक है। अगला, भारतीय लोकतंत्र है, तो एक सफल लोकतंत्र बिल्कुल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बिल्कुल है, तो दोनों है, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और एक बात याद रखिए कि जिस भी प्रश्न में ए और बी दोनों इनमें से सभी रहे तो आंख बंद करके 99% चांस होता है
आप लोगों की क्लास में कि वही उत्तर होगा। आगे भले ही ना हो, लेकिन आप लोगों की क्लास में यही होता है, बोर्ड एग्जाम में यही ऐसा ही होता है कि ऑप्शन है तो कुछ सोचिए ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10% लगभग, ठीक है, तो 10 मार दीजिए। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। तो द्वितीय बोल रहा है मतलब उद्योग, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना भी काम होता है जिससे लोग पैसा कमाते हैं उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नीति या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं इसका, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री कौन है इंडिया का? तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी। तो इतना तो सबको पता होता है, ये सब जानकारी रहना चाहिए। अगला, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय जिस राज्य का ज़्यादा रहेगा, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि एक आदमी कितना कमा रहा है, ये अप्रोक्स निकाला जाता है। यानी देश का कुल मतलब राज्य का कुल आय बट्टा कुल जनसंख्या भाग देके निकालते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है, पर कैपिटा इनकम। तो इस वाले बिहार तो बहुत पीछे है, पंजाब भी पीछे ही है। इस ऑप्शन के अनुसार गोवा, ठीक है, गोवा हो जाएगा। गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। अगला, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाती है? तो जिसका आय ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा? विकसित होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? यानी मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, तो देख लीजिए कौन कौन है। तो वस्तु मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट। तो वस्तु मुद्रा ये तो सबसे पुराना हो गया। वस्तु मुद्रा यानी सामान के बदले सामान, तो वो तो बहुत पहले है। बाकी जमा, ड्राफ्ट ये सब तो अभी चल ही रहा है। चलिए अगला प्रश्न, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को शामिल किया जाता है? उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं भी दिख रहा है तो सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक बिल्कुल, सहकारी साख समितियां बिल्कुल, बीमा कंपनियां बिल्कुल, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। और पहले ही बता दिए ये ऑप्शन रहे तो इसी को मारिए। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो पहले पहले हुआ था, बताइए, 1969 में, ठीक है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 1969, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसको भी ट्रिक से हम याद किए हैं, लेकिन ट्रिक मेरा थोड़ा अजीब है, अजीब समझ लीजिए, तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो ट्रिक मेरा थोड़ा सा, बाकी याद करवा देते ये वाला भी, ठीक है। अगर ऑफलाइन रहते आप सामने में तो दोस्त की तरह बता देते हैं, लेकिन चलिए। भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र, अब देखिए इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर दो मार दीजिए तो दो इस तरह से, एक हो गया प्राइवेट सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इस तरीके से दो हो जाएगा, ठीक है। और भी तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो सीमित आपको बताना है, तो खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा, पानी। तो खनिज तेल मार दीजिए, ऑप्शन के अनुसार यही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो चले, सौर ऊर्जा रहेगा ही, पवन रहेगा ही, हवा पानी भी रहेगा ही, खनिज तेल ये, इसको सबसे ज़्यादा क्या देना है? वरीयता देना है ऑप्शन के अनुसार। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मतलब आप रुपया को भी कभी देखे होंगे नोट को ध्यान से, बचपन में तो सिक्का मिलता था तो बार बार गिनते होंगे उसको, और नोट तो ज़्यादा मिलता नहीं होगा, लेकिन अगर बचपन में आपको 10 रुपया भी मिला होगा तो आप जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि बचपन में क्या होता है, हम लोग इच्छुक रहते हैं चीज़ों को पढ़ने, जानने, समझने के लिए। अब बड़ा होने के बाद पता नहीं दिमाग कैसा हो जाता है लोगों का। तो हमेशा पढ़ते रहिए, नया सीखने का कोशिश करते रहिए, ठीक है। आजकल के बच्चों में इसका काफ़ी कमी है, ठीक है। तो पढ़े होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम ही यही होता है, चुनाव से रिलेटेड जितना चीज़ होता है सब वही हैंडल करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग चुनाव से रिलेटेड कुछ भी रहे वही देखता है। कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम कौन सा संशोधन के बाद लाया गया?
तो 73वां संविधान संशोधन, तो इसको याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन। बोल अगला देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुआ था, ये तो सबको पता है। 2 हुआ था, फरवरी में भी हुआ था, जिसको फरवरी की क्रांति बोलते हैं। लेकिन बोल्शेविक क्रांति का जिक्र रहे तो आपको अक्टूबर मानना है, लेकिन अक्टूबर ऑप्शन में नहीं रहे तो नवंबर मानना है, क्योंकि 2 कैलेंडर होता है, जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर, और जिसके अंतर के कारण महीना का भी 19-20 हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा 1 महीना आगे पीछे हो जाता है। तो नवंबर मार दीजिए ऑप्शन के अनुसार, नहीं तो अक्टूबर मारिए। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। चलिए, इतने पे वीडियो को खत्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर ही दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, बाकी चैनल पे विजिट कीजिए और अपने काम लायक वीडियो को देखते डालिए।